तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों मैं सोनू सर आपके सामने दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक नए पेपर सेट के साथ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि आर्मी क्लर्क जो फॉर्म आए थे ऑफलाइन वाले, आर्मी क्लर्क टीए 2024 एग्ज़ाम के जो ऑफलाइन फॉर्म आए थे, उन ऑफलाइन फॉर्म का अब एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो गया है। कल ही हमको जानकारी लगी है कि 12 जनवरी 2025 को आपका रिटर्न एग्ज़ाम है। क्या है? आपका रिटर्न एग्ज़ाम है। तो बेटा, अब आपके पास में गिने चुने शायद 15 दिन रह गए हैं, इससे ज़्यादा दिन आपके पास में रह नहीं गए हैं। अच्छे से तैयारी करें बेटा, डेट भी फाइनल हो गई। अब टारगेट हम क्या करेंगे? 12 जनवरी को ही हम लोग टारगेट करेंगे। देखिए, मैं भी अपनी पढ़ाने की रफ्तार को थोड़ा सा बढ़ा दूंगा मैं, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट डिलीवर होता रहे। डेली हम आपको रात को 9 बजे मिलते हैं। रोज़ाना रात को 9 बजे हम आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आते हैं। उस पेपर सेट से ऊपर नहीं जाएगा पेपर, उससे हल्का पेपर ही रहेगा या उसी लेवल का पेपर रहेगा, उससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। तो ठीक है जवानों, बिना किसी देरी किए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। और आज डिस्कशन करेंगे हम लोग पेपर सेट नंबर 5। आज कौन सा देखेंगे? पेपर सेट नंबर 5 को हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो जवानों, एक बार मैं इसको थोड़ा सा कलर वलर सेट कर दूं मार्कर का, फिर हम लोग शुरू करें। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो एक अनसीन पैसेज से शुरू होता है। तो सबसे पहले अनसीन पैसेज को हम लोग रीड करते हैं। आई हैड सीन दिस रोड मैनी ईयर्स एगो। मैंने कई वर्षों पहले इस सड़क को देखा था। व्हेन माई पेरेंट्स मूव टू मुंडको कुरैशी। मेरे जो पेरेंट्स थे कहाँ चले गए थे? मुंडको कुरैशी चले गए थे। अवर एंसेस्ट्रल विलेज, कहाँ पे गए थे? वो अपने पूर्वजों के गांव गए थे, बुजुर्गों के गांव गए थे। हाउ एवर, हालांकि इन दोज अर्ली डेज, उन शुरुआती देश में, आई हैड नॉट बिगन एक्सप्लोरिंग द कंट्री साइड। उन शुरुआती दिनों में मैंने शहर को नहीं घूमा था या उसके आसपास के एरिया नहीं घूमे थे। आई स्टोर द अननोन रोड इन माई हेड अंडर वन डे आई विल। मैंने सड़कों को क्या कर रखा था? अननोन सड़कों को अपने दिमाग में रख रखा था, जिसका नाम मैंने क्या दिया था? वन डे आई विल। एक दिन मैं जरूर जाऊंगा। इस तरीके से नाम मेमोरी मैंने अपने दिमाग में रख रखी थी। 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, व्हेन आई रिकवर्ड फ्रॉम द हर्निटिका डिस्क, जब मैं 10 साल पहले हर्निटिका डिस्क से रिपेयर हुआ। इट वॉज टू डिस्कवर दैट आई हैड अ यूजलेस लेफ्ट लेग। हर्निटिका डिस्क में क्या हुआ कि उसका जो एक पैर था, लेफ्ट वाला पैर, वो खराब हो गया था। और तो आई मैनेज टू लूज द लिम्ब, वो चल तो पा रहा था लेकिन लड़खड़ा के चल पा रहा था, लेकिन वो प्रॉपरली चल नहीं पा रहा था। आई हेटेड नॉट बीइंग एबल टू स्ट्राइड अराउंड आई यूज टू। उसको नफरत होने लगी थी जैसे वो पहले नॉर्मल चलता था। हर्निटिका डिस्क होने के बाद में उसका जो लेफ्ट वाला पैर है वो खराब हो गया था, और जिसके कारण उसको नफरत हो गई थी। चल तो पा रहा था लेकिन प्रॉपर नहीं चल पा रहा था। आई नीडेड टू चैलेंज टू टेल माई सेल्फ दैट आई वाजंट गोइंग टू बकल अप अ क्रिएचर कॉल्ड सियाटिक। वो बोलते हैं कि मैं एक सियाटिक की तरह, एक क्रिएचर होता है सियाटिक, जानवर की तरह नहीं पड़ा रहूंगा, सियाटिकों की तरह नहीं पड़ा रहूंगा, मैं उससे आगे निकलूंगा। दस वन डे आई विल अराइव्ड, और एक दिन आ गया कि जब मैं वहां पे पहुंचा। वट डज द रोड बाय माई मेडिकल शॉप लीड टू। वेयर डज द रोड बाय माई मेडिकल शॉप लीड, जहाँ मेडिकल शॉप के बगल से जो सड़क जाती थी वहां पर। आई आस्क्ड माई पेरेंट्स वाइल विजिटिंग देम नेक्स्ट। जब मैं वहाँ घूमने गया तो मैंने ये पूछा कि मेडिकल शॉप के बगल से, दवाई लेने गया होगा, वो पैर में प्रॉब्लम है, जब दवाई लेने गया तो उसने देखा मेडिकल शॉप के बगल से एक सड़क जाती थी। उसने पेरेंट्स से पूछा कि मम्मी पापा ये सड़क कहाँ जाती है? तो छलावरा, दे सेड, पेरेंट्स ने क्या कहा? ये जगह कहाँ जाती है? छलावरा जाती है। इट इज़ नॉट एन ईजी रोड टू वॉक ऑन, ये एक आसान सड़क नहीं है जिसपे चला जा सके। माई फादर एडेड, मेरे पिताजी ने कहा। दे आर टू मैनी अप्स एंड डाउन्स, उस सड़क पे काफ़ी ज़्यादा क्या है? अप एंड डाउन्स है, ऊंची नीची जगह है। छलावरा वाज अ सुपीरियर ग्रेड ऑफ विलेज। छलावरा क्या था? एक सर्वोच्च ग्रेड का गांव था। एड कंपेयर टू मुंडको कुरैशी, मुंडको कुरैशी की अपेक्षा छलावरा एक अच्छा गांव था। विद हाई स्कूल, इसमें स्कूल बहुत अच्छे थे, फाइन लाइब्रेरी थी, एटीएम्स थे, सेवरल शॉप थी, कई सारी दुकानें थी। बट इट आल्सो हैज़ टू अप्रोचेज रोड, लेकिन उसकी दो सड़क थी जाने की। दैट द वन आई हैड चूजन वाज नैरो बैक रोड यूज्ड बाय द लोकल्स एट द एंड दैट सेटल्ड इट फॉर मी। एक सड़क कौन सी थी? जो काफ़ी सकरी थी, छोटी सड़क थी, जो शहर के पीछे से होती हुई जाती थी। आई नीड इट टू नो माई सेल्फ आई कुड वॉक ऑन अ रोड दैट वाजंट गोइंग टू बी ईजी।
मैंने फैसला किया कि मैं उसी सड़क पे चलूँगा जो एक आसान राह नहीं थी। एंड द नेक्स्ट डे, अगले दिन, आई वुड गेट अप एंड वॉक दैट रोड अगेन, और मैं दोबारा से जगा और उसी रोड के ऊपर चलना शुरू कर दी। ठीक है, देखिए बेटा, ये एक पैसेज आता है, तो पैसेज मैंने आपको बता दिया है। अब इसका हम लोग आंसर शीट देखेंगे। व्हाट इज द सियाटिका? सियाटिका क्या है बेटा? अ हर्नेटिस डिस्क। सियाटिका क्या है? एक हर्नेटेड डिस्क है। ठीक है, एक बीमारी से संबंधित है ना, पैरों में लचक आ जाती है तो डिस्क का ऑपरेशन होता है, या हमारे यहाँ पे ये ज्वाइंट्स होते हैं ना, इसका ऑपरेशन। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल। वेयर डिड द फोर फादर वेयर डिड द फोर फादर ऑफ द राइटर अलाइव? राइटर के जो पूर्वज थे कौन से गांव में रहते थे? किस गांव में रहते थे भैया? मुंडको कुरैशी में रहते थे उसके पूर्वज। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी फाइनल आंसर। व्हाट इज द डिसेबिलिटी डिड द राइटर सफर ड्यू टू द हर्निटिका डिस्क? हर्निटिका डिस्क के कारण किस अपंगता को राइटर को सफर करना पड़ रहा था? किस अपंगता से गुजर रहा था वो? देखिए, पुअर विजिबिलिटी, क्या उसको दिखाई कम देता था? नहीं, ऐसा देखने की तो बात थी नहीं। लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी खराब हो गई थी? नहीं। डिप्रेशन हो रहा था? नहीं। अ यूजलेस लेफ्ट लेग, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। वन डे आई विल इज टाइटल ऑफ। वन डे आई विल ये क्या है? ये एक टाइटल है, किस चीज का टाइटल है ये बताना है। वन डे आई विल टाइटल किस चीज का है? तो देख लेते हैं। कोई गांव का नाम था? नहीं। अ टूरिस्ट प्लेस, ये भी नहीं था। अ पैथ फेमस विद, नहीं। एन अननोन ओन रोड, उसने अपने दिमाग में ही बना रखी थी एक सड़क की, वन डे आई विल नाम से एक एरिया है, वहां मैं जाऊंगा। ठीक है, बचपन में उसने ये तय कर लिया था। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आइए। व्हाट मेक द छलावरा बेटर देन मुंडको कुरैशी? मुंडको कुरैशी से छलावरा क्यों बेहतर था? क्या कारण था अच्छा होने का उसका? देखिए फोर्थ वाला, देखिए, इट इज द प्लेस वेयर द राइटर वुड वॉक एंड व्हेन ही वाज यंग। कि जब वो युवा हो जाएगा राइटर तब उस सड़क पे चलेगा, ऐसा कुछ नहीं था। इट प्लेस वेयर द राइटर वेंट टू स्कूल, ऐसी जगह जहाँ राइटर स्कूल जाता था? नहीं। इट इज़ द प्लेस वेयर द राइटर एंसेस्टर वर कौन? क्या छलावरा में उसके जो पूर्वजों का जन्म हुआ था राइटर के? नहीं। इट इज़ हाई स्कूल, हाई स्कूल था छलावरा में, फाइन लाइब्रेरी थी, एटीएम थे और सेवरल शॉप थी। कहाँ पे थी? छलावरा में थी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी माई फाइनल आंसर। क्लियर? देखो बेटा, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, आपको मेरी मेहनत पसंद आ रही है, आपको लग रहा है कि सर हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं, देखिए आर्मी टीए के लिए यूट्यूब पर बिल्कुल ना के बराबर डेटा है। अगर आप यूट्यूब सर्च करोगे ना, आर्मी टीए के लिए कोई टीचर अलग से क्लास नहीं चला रहा है स्पेशल, लेकिन बेटा मैं चला रहा हूँ, तो मुझे मालूम है बच्चों का सिलेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए जवानों, अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है, लग रहा है सर हमारे लिए कुछ डिफरेंट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर इतना नहीं हो पा रहा था कोई दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट जो भी डाउट है आपके मन के अंदर एग्जाम से रिलेटेड, इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड, मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको तत्काल रिप्लाई करूंगा उसका। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आ जाते हैं, एक पैसेज हमने कंप्लीट कर लिया है, 5 क्वेश्चन, अब ये सेकंड पैसेज आ गया। देखिए जो पेपर दे रहा हूँ बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड ही है, ऐसा ही एग्जाम में आता है। द फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा होते हैं वनस्पति, फोना होते हैं जीव जंतु, ये होते हैं प्लांट्स, ये होते हैं एनिमल। ऑफ द कबन पार्क कैप्चर्स अदर अटेंशन मोर देन एनीथिंग एल्स। कबन पार्क के जीव जंतु, किसी जीव जंतु जो हैं वो लोगों का ध्यान आकर्षण ज़्यादा करते हैं किसी और चीज़ की अपेक्षा। बट वेन यू टेक टाइम टू टुक क्लोजली एट द स्टैचू, लेकिन जब आप ध्यानपूर्वक उसमें बने स्टैचू को देखते हैं, यू विल मार्वल एट इट शेयर ग्रैंडियर, आप उसके आप उसकी भव्यता में खो जाएंगे। स्कल्पचर्ड बाय द सर थॉमस ब्रोक, जो किसने बनाया? सर थॉमस ब्रोक ने बनाया था। 11 फीट मार्बल स्टैचू इज लार्जर देन लाइफ। 11 फीट का जो मार्बल स्टैचू बनाया था और ये इतना अच्छा लग रहा था, बिल्कुल जीवंत लग रहा था। ठीक है, जीवन से भी बड़ा। इट ब्रिंग्स आउट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द क्वीन विक्टोरिया, ये किसको बताता है? क्वीन विक्टोरिया की पर्सनैलिटी को बताता है। हु हैड बीन द मोनार्क ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फ्रॉम 1837 टिल 1901। 1837 से लेकर 1901 तक मोनार्क यानी सम्राट रही हैं, उनका शासन रहा क्वीन विक्टोरिया का। डिपिक्टिंग अ रादर प्राउड स्टर्न पर्सन विद द प्रोनाउंस फीचर, दिखाते हैं गौरवान्वित, प्राउड का मतलब होता है गौरवशाली, स्टर्न पर्सन मतलब सख्त व्यक्ति को, प्रोनाउंस फीचर मतलब उनके फीचर इतने अच्छे हैं कि लोगों को व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है, उनका अच्छा व्यक्तित्व है। It in 1906 the statue was unveiled in the city by the George Frederick Ernest Albert। देखिए 1906 के अंदर, देखिए
1901 में उनका देहांत हो गया रानी का, क्वीन विक्टोरिया का। 1906 में मूर्ति बनकर तैयार हो गई और 6 में अनावरण किया गया। किसके द्वारा अनावरण किया गया? जॉर्ज फेडरिक अर्नेस्ट अल्बर्ट के द्वारा। प्रिंस ऑफ वेल, ये कहाँ के थे? प्रिंस ऑफ वेल एंड ड्यूक ऑफ कॉर्नवॉल एंड यॉर्क आर मेकिंग इट स्टैंड ऑल इट्स ग्लोरी इन इट्स ट्रिपल वंथ ईयर। तो देखो बोला गया है कि ये 111 साल से मूर्ति खड़ी हुई है। इसमें एल्बर्ट, प्रिंस और कॉर्नवॉल और यॉर्क, इन लोगों ने, जब मूर्ति का अनावरण हुआ था तब इन्हीं लोगों ने किया था। इवन दो, फिर भी देयर इज अ वेल्थ ऑफ हिस्ट्री टू स्टैचू, इसका कोई ऐतिहासिक महत्व भी है। एंड इट वॉज मेड इट अपियर टू इम्पोजिंग, द बिजी बेंगलोरियन वुड प्रोबेबली रेफर इट टू जस्ट लाइक अनदर लैंडमार्क। देखिए बेंगलोर के जो लोग हैं उनके लिए तो केवल बस ये क्या है कि केवल एक कह सकते हैं एक एड्रेस समझ लीजिए, एक मूर्ति को समझ लीजिए, लेकिन इस मूर्ति का इतिहास बहुत विशाल है। एज द वर्कर आर बिजी इन डिस्कशन ऑन द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू देम, लाइफ कंटिन्यूज एज यूजुअल इन द पास्ट। वर्कर्स जो थे वो उसके अंदर काम कर रहे हैं, जो वर्कर काम कर रहे थे वैसे के वैसे चल रहे हैं, और इसी तरीके से हमारी लाइफ चलती रहती है। मूर्तियाँ बनती हैं, बिखरती हैं, है ना, हमारी लाइफ रुकती नहीं है। सो देखिए, क्वीन विक्टोरिया रूल द ग्रेट ब्रिटेन हाउ मेनी ईयर, कितने वर्षों तक उसने शासन किया था क्वीन विक्टोरिया ने? अगर आप टोटल कैलकुलेशन लगाएंगे तो 1837 से लेकर 1901 तक अगर आप कैलकुलेशन लगाएंगे तो रानी ने कितने से ब्रिटेन शासन कितने साल तक उन्होंने किया? भाई इसके अंदर कहीं मेंशन तो है नहीं है ऐसा क्लियरली, लेकिन अगर अगर हम लोग थोड़ा ठीक ठाक समझ पा रहे हैं तो इधर पे सबसे ज़्यादा क्या आ रहा है? 64 वर्ष ही आ रहा है भैया। क्या आ रहा है? 64 वर्ष आ रहा है इसके अंदर, कहीं ऐसा कुछ मेंशन नहीं है इसके अंदर 64 वर्ष, है ना। ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। इसके अंदर कुछ मेंशन नहीं है किससे कब से कब तक। अगर इसकी कैलकुलेशन करके इसको माइनस करके निकालते हैं तो देख लेते हैं कितने वर्ष आना चाहिए। 1837, 11 में से 7 गए तो अपने पास में कितना बचेगा? 4। 9 में से 3 गए तो अपने पास में कितना बचेगा? 6। अब आ रहा है 64 वर्ष उन्होंने राज किया। ठीक है, तो यही हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगले पर आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास में। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ हाउ मेनी पीपल अनवील्ड द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू एट कबन, कितने लोगों ने उनको उनके उसका अनावरण किया था? कितने लोगों ने किया था भैया इसका अनावरण? केवल 2 लोगों ने किया था। कितने लोगों ने किया था? केवल 2 लोगों ने। ये इतने सारे नाम लिखे हैं ना, ये 2 ही लोगों के हैं, एक की पोस्ट दे दी है, एक का नाम दे दिया है। देखो मैं बताऊं कहाँ से कहाँ तक है, क्लियर करूँ या साफ करूँ? कौन से? देखिए, जॉर्ज फेडरिक अर्नेस्ट प्रिंस ऑफ वेल, ये पूरा एक ही व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या है? पूरे के पूरे एक ही व्यक्ति है। एंड ड्यूक कॉर्नवॉल्स एंड यॉर्क, ये एक व्यक्ति हैं। ठीक है, इनकी पोस्ट दी हुई है, तो 2 लोगों ने किया था इसका अनावरण चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7। द बेंगलोरियन वुड प्रेफर टू द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू एज, क्वीन विक्टोरिया के स्टैचू को वो किस रूप में देखते थे? बस केवल एक लैंडमार्क के रूप में देखते थे और कुछ ज़्यादा नहीं देखते थे। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल आंसर। देखिए, क्वीन विक्टोरिया हैड ऑल ऑफ द फॉलोइंग ट्रेड्स, क्वीन विक्टोरिया के चरित्र में ये सारी चीज़ें शामिल थी, एक्सेप्ट किस चीज़ को छोड़कर? देखिए उनके चरित्र में क्या क्या शामिल था पहले तो वो देख लेते हैं। उनके चरित्र में शामिल था, थोड़ा सा बैक करता हूँ, कहाँ क्या क्या दिख रहा है। देखिए यहाँ पर बोला गया है, एक शब्द आ रहा है हमारे पास में डिपिक्टिंग, डिपिक्टिंग रादर, ये पूरा मैं थोड़ा सा साइड कर दूँ मैं तो समझ। उनकी मूर्ति के अंदर कुछ चीज़ें शामिल थी, वो क्या क्या चीज़ें शामिल थी? एक था प्राउड 1, स्टर्न पर्सन 2, विथ प्रोनाउंस्ड फीचर, ये 3 चीज़ें शामिल थी इसके अंदर। अब देख लीजिए इसको हम अपने पैसेज में क्वेश्चन में देखें क्या क्या शामिल। देखिए प्राउड शामिल है, स्टर्न फीचर शामिल है और प्रोनाउंस फीचर भी, स्टर्न शामिल है, प्रोनाउंस, 3 चीज़ें शामिल है। क्या चीज़ शामिल नहीं है? जेनरस। तो यही पूछा गया है, एक्सेप्ट यानी को छोड़कर इनमें से कौन सी चीज़ शामिल नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी माय फाइनल आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आप इसका फाइनल आंसर लगाएंगे। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें हट जाएंगी, ऑप्शन बी आपका आंसर है। चलिए लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10। 10 क्या बोल रहा है? 10 वाले में देख लेते हैं। बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स रिगार्डिंग द क्वीन विक्टोरिया स्टैचू इन बेंगलोर,
बेंगलोर के अंदर इसमें से कौन सी चीज़ क्या है झूठी है क्वीन विक्टोरिया के मामले में? इट इज़ मेड अप ऑफ मार्बल, मार्बल की तो बनी हुई थी। 11 फुट की लंबाई है, ठीक है। 111 वर्ष पुरानी है, बिल्कुल सही है। स्टैंडिंग इन द इट इज स्टैंडिंग इन पार्क क्वीन विक्टोरिया, क्वीन विक्टोरिया के पार्क में खड़ी थी? नहीं, वो तो कबन पार्क में खड़ी हुई है। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर। क्लियर? तो जवानों, हम लोगों ने अनसीन पैसेज कंप्लीट कर लिए हैं 10 क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं एरर फाइंडिंग पर, जिसके 3 क्वेश्चन आते हैं हमारे पास पेपर में। इट इज आई हु इज टू ब्लेम फॉर दिस बैड सिचुएशन। देखिए, मैं आपके लिए एक फॉर्मूला बना देता हूँ, प्लीज आप इस फॉर्मूले को बना लीजिए। सबसे ज्यादा बार आर्मी क्लर्क के अंदर इस तरह का फॉर्मूला पूछा गया है। देखिए क्या बनाया मैंने फॉर्मूले के अंदर, नाउन आ गया, हु विच दैट आ गया, और फिर आ रही है वर्ब। अब इस वर्ब का कनेक्शन किससे है? इस नाउन से है। तो जैसा ये नाउन होगा वैसी वर्ब होगी। यहाँ क्या आ रहा है? देखिए हु आ रहा है, हु आ रहा है सेंटेंस के बीच में। अब हु से पहले यहाँ क्या आ रहा है? आई। आई के साथ में क्या इज आता है? क्या नहीं, आई के साथ में बेटा आता है एम। तो आप क्या लगाओगे? आई एम। आंसर टिक होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व करना है, क्या करना है, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, कल क्लास में भी बताया था, दोबारा से मैं फिर बता देता हूँ। डोंट वरी, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती, हम आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। आपको सफलता दिलाकर ही हम आपका पीछा छोड़ेंगे। देखिए ध्यान से, नाउन 1 आ गया, फिर आ गया प्रपोजिशन, फिर आ गया नाउन 2, फिर आ गया प्रपोजिशन, फिर आ गया नाउन 3। अब इसमें जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी बेटा? जो वर्ब लगेगी वो कौन सी लगेगी? फर्स्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग लगेगी बेटा? फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग। जैसा फर्स्ट होगा वैसी वर्ब लगेगी। तो देखो बेटा, ये है प्रपोजिशन, इन एक प्रपोजिशन है, इसका मतलब ये हो गया नाउन 1 रोमांटिज्म, मेलंकली हो गया नाउन 2, और ये एंड द आर्ट लिटरेचर हो गया हमारे पास में नाउन 3। हमको केवल मतलब है नाउन 1 से। रोमांटिसिज्म, सीधी सीधी लाइन कर दो, क्या दिया हुआ हमारे पास में? ये रोमांटिसिज्म क्या है? एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाली वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर। आर नहीं आएगा, क्या आएगा? इज। तो ऑप्शन नंबर कौन सा टिक करने वाला हूँ? ऑप्शन नंबर बी। आर की जगह पे बेटा क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। देखिए, पेशेंस एज वेल एज परसिवरेंस, फिर से सुनिए ध्यान, सब्जेक्ट 1 आ गया और एज वेल एज आ गया। जब सब्जेक्ट 1 आ जाए और एज वेल एज आ जाए तो एज वेल एज वाली स्थिति के अंदर हमेशा सब्जेक्ट 1 को देखा जाता है। किसको देखा जाएगा बेटा? सब्जेक्ट 1 को देखेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट 1 को अगर देखते हैं तो फिर हमारा आंसर क्या होना चाहिए? बताइए जरा सब्जेक्ट 1 के अकॉर्डिंग। देखिए पेशेंस, पेशेंस क्या है? सिंगुलर है, इसलिए आर नहीं आएगा, क्या आएगा? ठीक है, मनोभाव है ना, धैर्य रखना, तो ये सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, इसलिए वर्ब भी क्या जाएगी? इज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 क्या बोल रहा है? 14 में देखा है राम एग्रीड डैश माय प्रपोजल। देखिए अगर कोई व्यक्ति होता, राम एग्रीड डैश मी, मैं कौन हूँ? व्यक्ति। तो हम यहाँ पे लगा देते विद, एग्री विद। अगर पर्सन आता है तो विद आता है। लेकिन अगर कोई की किसी के प्रपोजल पर, किसी के विचारों पर, किसी के अवसर पर अगर वो एग्री होगा तो लगेगा ऑप्शन नंबर डी, एग्री टू। फाइनल आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। ही इज एडिक्टेड, फिक्स्ड प्रपोजिशन आ गया है बेटा, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। एडिक्टेड के साथ में हमेशा क्या आता है बेटा? CO2 आता है। फिक्स्ड प्रपोजिशन है बेटा, फिक्स्ड प्रपोजिशन, मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसी कैसे याद करना पड़े। ही सैड डैश इन द शेड ऑफ ट्री, वह पेड़ की छांव में बैठ गया। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर क्या आना चाहिए? अंडर आना चाहिए। कई लोग क्या सोच रहे होंगे? अंडर आना चाहिए। नहीं बेटा, इसमें आएगा इन द शेड ऑफ ट्री। ठीक है, यही इसका सही आंसर। आगे बढ़ें आगे की तरफ, चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है बेटा? क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? आर्टिकल बेस्ड है, आपको आर्टिकल बताना है। देखिए 3 क्वेश्चन आर्टिकल के आते हैं, 3 क्वेश्चन प्रपोजिशन के आते हैं, 3 क्वेश्चन आपके PQRS के आएंगे और 3 आएंगे वोकेबलरी। ठीक है, ऐसे करके हमारा पूरा का पूरा सिलेबस डिज़ाइन है। तो सबसे पहले दिए गए सेंटेंस को हम पढ़ते हैं। डैश नाइट बीइंग शार्प एंड फ्रॉस्टी,
वी ट्रम्बल फ्रॉम डैश फुट टू हेड। उस दिन की रात काफ़ी क्या थी, ठंडी थी, शार्प गहरी थी और ठंडी थी, और हम लोग डर के मारे काँप रहे थे सिर से लेके पैर तक। तो इसका जो आंसर लगेगा, देखेंगे वो रात जो है एक स्पेशल बता रहा है, रात की क्वालिटी को बता रहा है, तो इसमें तो आ जाएगा द। ठीक है। दूसरी बात, सिर से लेके पैर तक हम काँप रहे थे, तो इसमें कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए फुट, और इसमें भी कोई आर्टिकल नहीं आना चाहिए। फ्रॉम फुट टू हेड, ठीक है, इसके अंदर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर बी विल बी अवर फाइनल आंसर। आगे आते हैं अगले प्रश्न की ओर। माई डैश फ्रेंड लाइक्स टू लिसन डैश स्टोरी। तो देखेंगे माई के बाद में कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। माई अ फ्रेंड ये कहना गलत हो जाएगा, माई द फ्रेंड कहना गलत हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए, स्टोरी एक नाउन है, नाउन से पहले क्या आता है, एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हम लगाते हैं एक आर्टिकल। यहाँ पे तो आर्टिकल आएगा ही आएगा। गुड में किसकी आवाज़ आ रही है, गा की, तो हम किसका यूज़ करेंगे, ए आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो अब देख लीजिए ऑप्शन कौन सा लगेगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी अवर फाइनल आंसर। कौन सा लग जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लग जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। डैश आइडिया ऑफ हेल्पिंग डैश मैन वाज प्लीजेंट इटसेल्फ। बोला गया है कि आदमी की अनप्लीजेंट, उस आदमी डैश आइडिया ऑफ हेल्पिंग। अच्छा सुनिए, मैंने बताया था आपको नाउन ऑफ नाउन, कभी भी नाउन ऑफ नाउन आ जाए तो उसके आगे आर्टिकल दा का यूज कर सकते हैं। तो पहले में तो सही है, द आइडिया ऑफ हेल्पिंग डैश मैन, यहाँ पर क्या आएगा, द मैन वाज अनप्लीजेंट इन इटसेल्फ। दोनों में दादा का प्रयोग किया जाएगा। रीजन ये है कि जो आइडिया हमने बनाया था व्यक्ति की मदद करने का, उस खास व्यक्ति की मदद करने का, वो काफी ज्यादा बुरा था अपने आप में। ठीक है, तो क्या लगाने वाला हूं मैं इसमें, क्या टिक लगाया मैंने, आंसर मैंने, महोदय पढ़ाने दो बच्चों को जरा, बस हो गया। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। 19 तक तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में डिस्कशन करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 20 है, इस मतलब ये समझ लीजिए सबसे टफ वाला पार्ट इसी को माना जाता है इंग्लिश। ठीक है, सबसे टफ वाला पार्ट किसको माना जाता है, इसी को माना जाता है इंग्लिश। इसको देखते हैं कैसे, क्या बोल रहा है ये यहाँ पर। व्हेन शी गॉट हर हाउस, जब वो अपने घर में पहुंचा, देयर वाज नथिंग टू रिट्रीव, वहां पर कुछ भी बचा नहीं था। ठीक है, पहले तो ऑप्शन चेक करो, एस आर पी पी। तो अगर आप देख रहे हैं ऑप्शन के अंदर एस आर पी पी, अगर आप देख रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें क्या है, कॉमन मिल रही हैं। क्या कॉमन मिल रहा है बताइए, कॉमन ढूंढिए। पी कॉमन मिल रहा है, यानी क्या मिल रहा है हमको इसके अंदर, पी हमको इसके अंदर कॉमन मिल रहा है, ये कॉमन मिल रहा है, ये मिल रहा है। एस नहीं है कॉमन, इसको हटाइए, इसको हटाइए। हमारा या तो पी से सेंटेंस शुरू होगा, किससे शुरू होगा, पी से। ऑल वैल्यूएबल वर स्मैश्ड एंड स्टोलन। देखिए ये पता चला जैसे ही वो घर में गई तो सारा घर अस्त व्यस्त था। इसका मतलब क्या था कि सारी की सारी महत्वपूर्ण चीजें और सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा हुआ था। ठीक है, अब आगे वो क्या बोल रहा है, पी के बाद में अगर हम लोग क्यों रखते हैं, द कर्टन वर बर्न, पर्दों को जला दिया गया था। अच्छा, बुक्स वर रिप्ड टू श्रेडेड, किताबों को फाड़ दिया गया था। हर मेडल्स, पी के बाद में क्यू, क्यू के बाद में हर मेडल एंड ट्रॉफीज वर हैड बीन फ्लंग एवरीवेयर, चारों तरफ उसके मेडल और ट्रॉफी फैली पड़ी हुई थी। द हाउस हैड बीन कम्प्लीटली रेनशेक्ड, पूरा घर अस्त व्यस्त पड़ा हुआ था। मिस्टर एम स्टूड इन द सेंटर ऑफ द बेडरूम लुकिंग एट द ruined कॉपी ऑफ द कुरान फोर्सिंग बैक टू हर टीयर। और मिस्टर जो एम थे वो कमरे के बिल्कुल बीचों बीच खड़े हुए थे और जो वो देख रहे थे कि पूरी की पूरी किताबें ताबें सब इधर उधर फैली पड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल परफेक्ट इसका होना चाहिए आंसर। ठीक है, सेकंड वाला उतना सेंस नहीं दे पाएगा जितना पहला वाला बता रहा है। आगे की तरफ बढ़ता हूं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न क्या बता रहा है देखते हैं। बोला गया द स्टूडेंट केम टू लेट स्कूल। स्टूडेंट क्या है, केम लेट टू द स्कूल, छात्र इस विद्यालय देर से पहुंचा। और जब वो देर से पहुंचा तो क्या स्थिति बन रही है, देखिए क्यू 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 क्यू, यानी सेंटेंस की शुरुआत में क्या आने वाला है, क्यू ही आने वाला है। द वॉचमैन डिड नॉट अलाउ हिम टू इनसाइड द स्कूल, वॉचमैन ने उसको स्कूल में नहीं घुसने दिया। अब जब उसको स्कूल में नहीं घुसने दिया तो फिर क्या हुआ होगा उसके बाद में, ही वेंट होम वीपिंग, क्या रोते रोते घर चला गया। भैया उसने कुछ देर वेट तो किया ही होगा, कुछ देर इंतजार तो किया ही होगा। द बॉय वॉज वेटिंग आउटसाइड फॉर सम टाइम,
कुछ देर तक लड़के ने इंतज़ार किया, यानी क्यू के बाद में आर आ रहा है, यहाँ क्यू के बाद में एस आ रहा है, कैंसिल करो, क्यू के बाद एस आ रहा है, कैंसिल करो, क्यू के बाद पी आ रहा है, कैंसिल करो, क्यू के बाद आर आएगा, फिर आ जाएगा एस। ही देन डिसाइड टू गो होम, उसने फिर घर जाने का फैसला किया। ही वेंट होम वीपिंग, वह घर रोते हुए गया। इट वॉज अ बैड डे फॉर हिम। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी माई फाइनल। क्लियर। 22 पर आ जाते हैं। 22 क्या कह रहा है? 22 वाले के अंदर अगर आप देखेंगे तो ऑलिवर डोज्ड ऑफ अगेन, ऑलिवर दोबारा से सो गई, यानी इट हैज़ बीन ब्राइट डे फॉर आवर्स व्हेन ऑलिवर ओपनड हिज आइज। ऑलिवर्स उठी और दोबारा से सो गई, और जब वो अगली बार उठी तो उनके लिए क्या था, काफ़ी चमकदार दिन था, दिन निकल आया था, मतलब ठीक है। और उसके बाद में ऑलिवर ने क्या किया, क्या किया है, ही बिलोंग टू द वर्ल्ड अगेन, वह दोबारा से संसार से जुड़ गई। नहीं, अभी पढ़ना पड़ेगा। In the 3 days time, she was able to sit in easy chair and well propped up with the pillow, and she was still too weak to walk. एक चीज़ से समझ में आ रहा है कि वो चेयर पे बैठी हुई हैं, अच्छे से कपड़े पहन रखे हैं उन्होंने, एक प्रॉप्ड अप विद द पिलो, पिलो मतलब तकिया, तकिया लगा रखा है उन्होंने, और अभी भी वो काफ़ी कमज़ोर है, चल नहीं सकती हैं। अगर कमज़ोर हैं, चल नहीं सकती हैं और 3 दिन से बिस्तर पे पड़ी हुई हैं, यानी कि बीमारी की बात हो रही है। ही फेल्ट, पर चल नहीं सकता तो उसका मतलब बीमारी की बात हो रही है, लड़का है बेटा वो। ही फेल्ट चेयरफुल एंड हैप्पी, उसको काफ़ी खुश हो रहे हैं। द क्राइसिस ऑफ द डिजीज वाज सेफली पास, जो बीमारी थी, वो बीमारी के जो लक्षण थे और वो आसानी से गुजर गए थे। ठीक है। ही बिलोंग टू द वर्ल्ड अगेन, देखिए एक बात है, बीमारी का अगर लक्षण गुजर गया है तो वो दोबारा संसार में आके मिल रहा है। इसका मतलब पहला सेंटेंस एस और फिर क्या होना चाहिए, पी। आप ऐसा जोड़ा देखिए कि एस पहले आएगा और उसके बाद में क्या आएगा, पी आएगा। अच्छा, अगर एस के बाद में पी अगर मैं देख पा रहा हूं तो किस किस में देख पा रहा हूं, एक तो मैं एस के बाद पी इसमें देख पा रहा हूं, एक एस के बाद में पी इसमें देख पा रहा हूं, एक एस के बाद में पी इसमें देख पा रहा हूं, पहले वाले में तो देख ही नहीं पा रहा। इसका मतलब इसको साइड करिए। अब जब वो व्यक्ति के बारे में चर्चा हो रही है तो ये बात हमको क्लियरली पता चल रही है कि व्यक्ति क्या 3 दिन से बीमार है, तो यानी कि सेंटेंस क्यू से सेंटेंस शुरू होना चाहिए। 3 दिन से बीमार है, घर पर पड़ा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। फिर दूसरा सेंटेंस आएगा आर, ही फेल्ट चेयरफुल एंड हैप्पी, उसको काफ़ी खुशी हो रही है। क्यों हो रही है, खुशी का कारण क्या है कि उसकी बीमारी जो है, वो बीमारी से जो ग्रस्त थी, ग्रस्त बीमारी से गुजर गई है, बीमारी ठीक हो गई है, और अब क्या आ गया है, वो ही बिलोंग टू द वर्ल्ड अगेन, दोबारा से वो इस संसार में जुड़ गई है। मिस्टर जुड़ गया है। मिसेस बैडियन हैड हिम कैरिड डाउन स्टेयर इनटू द लिटिल हाउसकीपर रूम विच इज बिलोंग टू। चलिए, सो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हो जाएगा। बीमारी से वो ठीक हो गया है बंदा, और अब वो आगे जाके लोगों से मिलजुल रहा है। आगे मैं अगले क्वेश्चन की तरफ आऊंगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देख लेता हूं। ये हमारे सेशन में क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए, सिनोनिम ऑफ द सैकरिन, सैकरिन का मतलब क्या होता है वो देखिए। सैकरिन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ काफ़ी मीठी हो, है ना, कैसा हो, कोई चीज़ मीठा हो। तो मीठे के लिए कौन सा वर्ड आएगा बताइए। लीव मतलब छोड़ देना, ये तो नहीं आएगा। स्वीट का मतलब क्या होता है, मीठा, यही आ जाएगा। एरिड का मतलब सूखा, और क्विट का मतलब बंद करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी फाइनल। क्लियर। आगे पर आते हैं। ड्रैग का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को खींचना। किसी चीज़ को क्या करते हैं हम लोग, खींचते हैं ना, खींचना, तो ड्रैग हो गया। स्लीपी का मतलब क्या होता है, काफ़ी नींद नींद जैसा महसूस करना। क्रश का मतलब होता है किसी चीज़ को कुचलना, है ना, किसी चीज़ को कुचल देना, क्रश कर देना। प्राउड का मतलब क्या होता है, गौरव महसूस करना। और पुल का मतलब होता है खींचना। यही इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ड्रैग मतलब खींचना, पुल। अब देखिए, हमको वर्ड देखना है। देखिए ये क्वेश्चन, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है 25। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं। रोजाना रात को 9 बजे हम आर्मी क्लर्क टीए के पेपर सेट को अपलोड कर देते हैं। रोजाना रात को 9 बजे हम आपके लिए पेपर सेट लेकर आते हैं। और आज सेट नंबर 5 था, यहाँ 2 लिखा हुआ है। सेट नंबर कितना था, 5 था। कल हम लोग नए सेट के साथ में हाजिर होंगे, सेट नंबर 6 के साथ में। फिलहाल इसका आंसर देखते हैं। टैलेंट का मतलब क्या होता है कि किसी के पास कोई कला हो, कौशल हो। ठीक है। ग्रेटफुल का मतलब होता है किसी का आभारी होना, और अनग्रेटफुल का मतलब किसी का आभारी ना होना। साइलेंट का मतलब होता है कोई शांत हो जाए, जैसे क्लास में टीचर बोलते हैं साइलेंट रहो, कीप क्वाइट, कीप साइलेंट। ठीक है। शो का मतलब क्या होता है, दिखाना किसी को। और इनेबिलिटी का मतलब क्या होता है, अयोग्यता। क्या होता है, अयोग्यता।
तो देखिए, कोई व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा कुशल है, वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है, दूसरा व्यक्ति क्या है, इनेबल है, अयोग्य है। ऑप्शन नंबर डी विल बी फाइनल आंसर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एंटेनिम बताना था। तो जवानों, आज के सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। और आज के सेशन में इतना ही है। डेट 12 जनवरी फाइनल हो गई है। अच्छे से तैयारी कीजिए, युद्ध स्तर पर तैयारी कीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप लोगों का सिलेक्शन हो। मैं भी प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, हमारे यहाँ से और बच्चों का भी सिलेक्शन हो। तब तक के लिए सारे बच्चों को बेटा बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से तैयारी करें, अपने और अपने माता पिता के नाम को रोशन करें। जय हिंद जवानों, मिलते हैं नई वीडियो में।